नमस्कार, द डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और द डिबेट में आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वो काम कर दिया है जो लगातार एक हफ्ते से जो विषय डिबेट में सुर्खियों में था। अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और ख़ास तौर पर बहुप्रतीक्षित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कई जगह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपीज हटा दिए गए हैं। हालांकि अभी ये जो वर्टिकल ऑपरेशन है ये सिर्फ अभी हाफ हुआ है, बाकी का भी बाकी है। कई बड़े बड़े मठाधीश बच निकले हैं, लेकिन उम्मीद है कि महाराज का फरसा उन पर जल्दी चलेगा। लेकिन जिस बात की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी तबादले की, कल तबादले हुए। मोर देन 138 IAS, IPS और 9 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया। अधिकतर इसमें से डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ रहे हैं, यानी कलेक्टर और SP, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये धुरी होते हैं दो। दरअसल जिले की जो राजनीति होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पिछले 15 सालों में जो उभर कर सामने आए हैं, उनमें एक का नाम जिलाधिकारी है और दूसरे का नाम SP है। जिले की राजनीति में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसकी राजनीति की दुकान चलनी है, किसकी बंद होनी है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। यानी जिसका काम ज़्यादा करेंगे उसकी दुकान तेज़ चलेगी, जिसका काम नहीं करेंगे उसकी दुकान ठंडी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि इनके तबादले को लेकर सरकारों पर दबाव बहुत रहता है। अब ये आश्चर्य की बात है कि यूपी की योगी सरकार ये दबाव झेल गई 1 महीने से ज़्यादा। अमूमन सत्ता संभालने के 48 घंटे के भीतर घर के सारे बल्ब जैसे बदले जाते हैं वैसे ही अधिकारी बदल दिए जाते थे, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता तब जाकर तबादले हुए हैं। इसमें से तमाम लोगों ने सिफारिश, किसी ने गाजियाबाद मांगी तो उसका श्रावस्ती हुआ और किसी ने श्रावस्ती मांगा तो उसको बुंदेलखंड भेजा गया। यानी चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली, पोस्टिंग ज़रूर मिल गई। कुछ ऐसे विवादित, दागी, बेईमान, भ्रष्ट अफसर भी इस लिस्ट में घुसने में कामयाब हो गए। यानी यहाँ भी वो वायरस की तरह घुस गए। जहाँ उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस सरकार में उनको जगह मिलेगी, तो कई पूरब में बड़ी महत्वपूर्ण तैनातियाँ पा गए, तो कुछ पश्चिम के सबसे समृद्ध जनपद के कप्तान बनने में कामयाब हो गए। तो सूची पर कुछ विवाद भी है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। जैसे नए अफसरों पर बहुत फोकस किया गया है। नए बैच के IAS और IPS अफसरों को जिले की कमान सौंपी गई है। ये भी बहुत अरसे बाद हुआ है, क्योंकि अब तक लिस्ट बनाने का काम मुख्यमंत्री खुद करते थे। इस बार बड़ा दायित्व तो अधिकारियों ने निभाया। तो जाहिर सी बात है कि इस बार मेरिट 60% है, 40% दूसरे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो अफसरशाही बदल गई है। क्या उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलेगी? और जो कुछ भी वादा, जो कुछ भी इरादा मोदी और योगी का है, क्या ये नई खेप जो अफसरों की पहुंची वो पूरी करेगी? उम्मीद इनसे क्या की जाती है? आज इसी खास विषय पर चर्चा है और 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। यूपी के बहुत ही जाने माने और चर्चित पत्रकार हेमंत तिवारी। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन विशेष रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर बाद मुझे सूर्य प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शलभ जी, पहले तो बधाई कि किसी तरह से तबादले हो गए। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त तो गुजरा। यहाँ कुछ लोगों का तो सब्र और का पैमाना छलक गया था और बड़े परेशान थे और हतप्रभ थे कि आखिर वजह क्या है तबादले नहीं हो रहे। खैर, तबादले हुए। मैं मानता हूँ कि 60% अच्छे तबादले, लेकिन 40% कुछ ऐसे भी लोग घुस गए हैं जिन्होंने पिछली बार भी खूब मलाई रबड़ी खाई, इस बार भी आपके यहाँ आ गए हैं। तो ये वायरस कैसे आपके यहाँ घुस गए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसके पहले एक परसेप्शन था कि सरकार बदलती है और अफसरों के चेहरे बदल जाते हैं। आप उठाकर देखिए, पिछले 14 साल से उत्तर प्रदेश में यही हो रहा था कि एक मुख्यमंत्री आता है, वो अपने अफसरों की टीम लेके आता है और 48 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ तबादले होते हैं। कुछ अफसर ऐसे रहे जिनके 5 साल में रिकॉर्ड तबादले हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया काम करने का और आप देखिए कि सारे अफसरों को ये कहा गया कि वो बेहतर ढंग से काम करें और उनका काम देखने के बाद ये तबादलों की सूची तैयार की गई। जहां ये पाया गया कि नहीं, अफसरों को बदला जाना है, वहां अफसरों को बदला गया। और हर मुख्यमंत्री का अपना एक विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी टीम तैयार करें। तो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की गई है। आपकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि कुछ उसमें कुछ वायरस घुस गए। तो आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि आप बड़े चर्चित जर्नलिस्ट रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपको पता है वो वायरस कहाँ घुसे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वायरस क्लीनर का काम करेगी। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं है। योगी जी अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, एंटी वायरस का भी काम करेगी ये सरकार। जो वायरस लेके आए उनका वायरस क्लीन हो जाएगा, उनका वायरस खत्म हो जाएगा और नहीं खत्म होगा तो उन अधिकारियों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार ईमानदारी से चलेगी, पारदर्शिता से चलेगी, आम आदमी की सुनवाई होगी। और एक अंत्योदय का जो हमने नारा दिया है
कि समाज का आखिरी व्यक्ति वहाँ तक योजनाएं पहुँचे। और इसका बहुत बड़ा दायित्व तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को इंसाफ मिले। तो इस पर मॉनिटरिंग बाकायदे तगड़ी होगी, की जाएगी और आप निश्चिंत रहिए कि कोई भी वायरस वाला व्यक्ति जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेमंत जी, जिस तरह से ये लिस्ट आई बम्पर तबादले की, उम्मीद भी यही की जा रही थी कि इस तरह की सूची आएगी। सूची ठीक है, 60-70% तक सूची को ओके माना जा सकता है, लेकिन बड़ा मसला इसमें एक और है कि इसमें कुछ वायरस भी घुसे, जिसका जिक्र अभी बड़े आसानी से कह के निकल गए कि एंटीवायरस भी चला देंगे। लेकिन कुछ ऐसे दागी बेईमान भ्रष्ट लोग भी इस लिस्ट में जुगाड़ पाने में कामयाब रहे जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। देखिए, एक बात मैं बार बार कहता, मुझे सरकार की नीयत पर बिल्कुल शक नहीं है। मैं तारीफ करता हूं कि परिश्रम के साथ सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है। चीफ मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, मिनिस्टर्स मेहनत कर रहे हैं, नीयत साफ है। लेकिन एक चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छा, पहले तो बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने, वक्त दिया, देखा किसका परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपके इरादों से किसी के इरादे, किसी का आदत बदल जाए, ये मौका देना स्वाभाविक होता है। लेकिन यहाँ आपने एक बात का संकेत किया है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। बहुत अच्छी लिस्ट है। नंबर 1 खाली इसलिए, चाहे आप IPS को देखें चाहे IAS की लिस्ट देखें, इसमें जो नए अफसर्स हैं 2009 से 2011 इवन 2012 बैच के अफसर्स को भी मौका दिया गया है। तो इसका एक बहुत सीधा संदेश जाता है, जो नए अफसर होते हैं वो पुराने घाघों के मुकाबले उनमें कर्तव्य निष्ठा की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बेईमानी नहीं, मैं देखिए, अगर आप प्रेरित करेंगे तो मैं उनका नाम नहीं बता दूंगा बेईमानों का, जो पा गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन वायरस को कैसे घुस गए, मुझे केवल ये बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। खाली जो वायरस घुसे हैं, वायरस ये राजनीति में भी वायरस होते हैं। राजनीति खाली योगी जी, खाली मोदी जी, खाली बहुत बड़े उच्च आदर्श से यहाँ नहीं चले आए हैं, वहाँ भी जातीय गुणागणित होता है। और ये 40% वायरस घुसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है ब्रजेश, उन्होंने यहाँ जातीय सहारा लिया है। और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इस सूची में, तबादलों की इस बम्पर लिस्ट में जातीय पैमाना भी उसको ध्यान में रखा गया है। आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। खुलकर मैं बता रहा हूं, कई क्या जाति पैमाने का मतलब क्या है? कई दागी लोग जाति पैमाने का नहीं, प्लीज आपने जाति पैमाने की बात कही, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। साहब देखिए, क्या कहना क्या चाहते हैं? बड़ी सीधी सी है, नहीं चिंता मत करिए, 10 ऐसे IPS हैं और 6 ऐसे IAS हैं जो जुगाड़ से गए हैं, और कुछ अच्छे काम करने वालों को सुरेंद्र हटाया गया। जो ये बहुत अच्छी चीज नहीं, ताजा तबादले की लिस्ट आई है और बहुप्रतीक्षित, बहुत दिनों के बाद, और लोगों का डिस्परेटनेस बहुत हो रही थी। इस लिस्ट को लेकर पहले कांग्रेस की मुझे ऑफिशियल रिएक्शन बताइए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ब्रजेश जी, मैं और आप जिस समय ये बच के निकल गए। हाँ, मैं और आप जब बैठे थे, सबसे पहले आपने उस चीज़ को ब्रेक किया था हमारे साथ में कि उत्तर जी और विवेकानंद फाउंडेशन चलाएगी। आपने ही ब्रेक किया था, यहीं से ब्रेक हुई थी वो न्यूज, आपके सामने है। और ये सारी की सारी जो नौकरशाही है आज की डेट में, आप सामने देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन और नृपेंद्र मिश्रा जी चला। ये कैसे माना जाए, क्योंकि इसमें से कई अफसर ऐसे हैं, जब नृपेंद्र मिश्रा नौकरी में रहेंगे तो ये पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तो वही तो चीज है। कैसे आ सकता है? कैसे मान लिया जाए कि मैंने तो कहा ना आपसे कि विवेकानंद फाउंडेशन, ये होते जॉब में तो समझ में आता है इनके ये लोग काम किए हैं साथ में। विवेकानंद फाउंडेशन अपने आप में, देखिए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को PMO चला रहा है, विवेकानंद फाउंडेशन चला रही है, एक बात। दूसरी बात, आज की डेट में हमारे, ये नई स्टोरी कहां से ले आए आप? ये नई स्टोरी है ही है, ये तो इस स्टोरी को तो आपने ब्रेक किया था। नहीं, विवेकानंद फाउंडेशन की स्टोरी आप ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी, लिस्ट यहाँ CMO में नहीं बनी। CMO में लिस्ट नहीं बनी, दिल्ली में लिस्ट बनी है। अगर दिल्ली में लिस्ट नहीं बनी होती और CMO में लिस्ट बनी होती, तो आज की डेट में जो बात अभी हेमंत भाई कह रहे थे, वो दुराभिसंधियां उत्तर प्रदेश में योगी के यहाँ संभव ये तो बच लगती नहीं है। ऐसा जो मुझे लगता है, ठीक है ना, जो दुराभिसंधियां हुई हैं वो योगी के यहाँ संभव नहीं है, वो वहां पर तो संभव है। योगी के यहाँ संभव अभी नहीं दिखती, क्योंकि योगी जी को जो कार्यकाल अभी तक है, आप उसको बहुत ज्यादा अभी तो नहीं कह सकते। हम उनके कार्यकाल की कोई समीक्षा भी नहीं कर रहे। आज हम तो तबादले जो हुए उसकी समीक्षा कर रहे हैं। दूसरा, आप आज एक चीज और देखिए, पुराने जो कांग्रेस का कुछ पुराना एजेंडा है, मैं बताऊंगा। हाँ, वो बताना, बता दीजिए। हाँ, अब आप देखिए कि पुरानी सरकार में जो शख्स CAG की रिपोर्ट का विरोध करता था,
आज की डेट में नई सरकार में सीएजी की रिपोर्ट को लाने की बात कर रहे हैं। ये जो कथनी और करनी में फर्क है नौकरशाही की, तो बेहतर हो कि आज की डेट में जो राजनीतिक नेतृत्व है पुराने राजनीतिक नेतृत्व से अपनी वार्ता करे और कम से कम ये चीज मेरे साथ तो सूर्य clear करे। प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव रह चुके हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं इस वक्त। एसपी सिंह साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। ताज़ा तबादले हुए, मैंने फेसबुक पर काफ़ी कुछ पढ़ा, आपने लिखा है, अपनी उस राय पर कायम है? मुझे पता नहीं कौन सी, मैं तो रोजाना 2-3 बार लिखता हूँ, पता नहीं कौन सी राय करें, लेकिन इतना नहीं, बताऊंगा। जो भी तबादले प्रतिक्रिया हुए आप हैं- जानना चाहते हैं, प्रतिक्रिया बताता हूँ। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताज़ा तबादले हुए हैं जी। उस पर सूर्य प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो तबादले हुए हैं किसी नीति के तहत नहीं है, नंबर 1। ओके। कोई ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने रिवाइव नहीं की है, रिव्यू नहीं किया है। जो पुरानी है वो पुरानी पहले भी सरकार में पालन नहीं हुआ, इस सरकार में पालन नहीं हुआ। जो तबादले हुए हैं वो तबादले के कोई आधार नहीं है कि आप ये आधार मान के चलें कि ईमानदारी पे हुए हैं या एफिशिएंसी पे हुए हैं, उसका कोई आधार नहीं है। मैं आधार किसको मानता हूँ तबादलों का? आधार मानता हूँ डीओपीटी की गाइडलाइंस को। भारत सरकार का मंत्रालय है डीओपीटी, वो गाइडलाइंस इशू करता है। उसकी गाइडलाइंस क्या है? आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर जो टेन्योर फिक्स होना चाहिए 2 वर्ष का, ये है। अगर उसका सम्मान करे प्रदेश सरकार तो 2 वर्ष का टेन्योर देख लेते किस किस का पूरा हुआ, उसको हटा बट देते। सॉरी टू इंटरप्ट यू, डीओपीटी खुद इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता। अब तो वहां सेक्रेटरी हर 2 महीने में हटा देखिए, दिए जा रहे हैं। देखिए, तो पहले वो सामान्य पालन तक कर ले, फिर फिर भी- हमसे उम्मीद फिर करें भी इतना ज्यादा स्टेट नहीं। में क्यों पालन करेंगे? भारत सरकार बहुत गनीमत है, भारत सरकार में इक्का दुक्का दृष्टांत मिलेंगे, बहुत मुझे गनीमत ताजा है। लिस्ट पे बताइए, आपको कोई एतराज है? देखिए, इस सादा इसमें ये कहें कि आपने 1 महीने का रिव्यू करने के बाद हमने किया है, भाई एक आधार कह रहे हैं ना आप, ये एक तर्क हो सकता है, एक हायर मॉरल ग्राउंड हो सकती है, लेकिन वो आधार नहीं है। क्यों आधार नहीं, मैं बताता हूँ। जिला अधिकारी को जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें आप उनको देखें तो मोस्टली वो हैं जो सीडीओ रहे हैं, डायरेक्ट आईएएस अफसर हैं, उनको चांस मिला है, या विशेष सचिव सचिवालय में रहे हैं, उनको चांस मिला है। उनकी किसी एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का 1 महीने में आकलन तो हुआ नहीं। आकलन जिनका हुआ है प्रमुख सचिवों का हुआ है। उसमें भी जैसे आप स्वयं कर रहे हैं, कुछ प्रमुख सचिव ऐसे हैं जिनके बारे में चुनाव के अंदर विभागों की बातें हुई थी कि भाई ये विभाग में भ्रष्टाचार है, इनको फिक्स कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तमाम विभागों में ऐसे मठाधीश अभी भी विराजमान है। मेरे ख्याल में सब ऑन बोर्ड होंगे, सारे लोग मानते होंगे। आगे चल के हटे वो बात अलग है। इस लिस्ट में कुछ वायरस हैं? आप देखिए, पुरानी जो 41 अधिकारी ट्रांसफर हुए थे उसमें 3 मंडलायुक्त का तो मैं नाम ही जानता हूँ, हालांकि नाम मैं भी ले लूंगा क्योंकि हमारे दोस्त हेमंत बच रहे हैं उससे। जब ये नाम लेना शुरू करेंगे हमें नाम लेंगे। तो जो तीन कमिश्नर आप बता रहे हैं, मैं नाम लेने को, मैं नहीं। आपके ऐतराज को ऐसे नहीं रोक प्लीज रहा हूं। लिसन, जो आप कमिश्नर बता रहे हो नंबर ही बेईमान है। नहीं, मैं ये कहता हूं, देखो बेईमान तो तब हो जाए आरोप सिद्ध होगा। मैं कहता हूं परसेप्शन पे चलता है लोकतंत्र। अगर परसेप्शन ऐसा है, देखिए आप जानते हैं कि सरकार ने चयन कैसे किया होगा। भाई सरकार ने चयन करने वाला कौन है? आधार तो बताएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कि आधार क्या है ट्रांसफर का। लेकिन मुझे जो लगता है, अगर ये क्लेम कोई करे कि साहब हमने आधार अपनाया है, हमने एफिशिएंसी को आधार रखा है, हमने उनकी परफॉर्मेंस को जज करके दिया है, तो अभी मौका नहीं मिला है। एक्चुअली अब मिलेगा आगे। तो आप ये कहना चाह रहे हो सिर्फ तबादले के लिए तबादले किए हैं? ये तबादले केवल कन्वीनियंस के लिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। आर्बिट्रेरियस तबादलों में जरूर है, जिसको कहिए आप, जैसे उसको कहते हैं कि हमारा विवेक है, हम सत्ताधारी दल हैं, हम किसी का परामर्श नहीं मानते, हमारी मर्जी है। आधार कैसे आप देंगे? जिला अधिकारी लखनऊ को हटा के आपने प्रदर्शी को, अगर खराब था तो दूसरा जिला क्यों दिया, और वो भी नीचे का जिला? और दृष्टांत मैं आपको देता हूं, अगर दृष्टांत देना चाहें। मैं मानता हूं जावेद अहमद डीजी थे, उनको क्यों हटाया गया? मेरे हिसाब से, जहां तक मैं मतलब मेरा अपना परसेप्शन है, वो बीमार रेपुटेशन तो नहीं है उसकी। 1 महीने में उसने अच्छा काम किया, बूचड़ खाने वाला काम अच्छा किया, एंटी रोमियो स्क्वाड अच्छा किया, हटाया क्यों गया? अब सरकार जाने, ये तक ये देंगे। आपके मित्र अरविंद कुमार जैन इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैन साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जो कुछ भी ताजा तबादले की लिस्ट है, जो कल बम्पर तबादले उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उस लिस्ट को लेकर कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि कुछ दागी आईपीएस अफसर भी बड़ी अच्छी जगहों पर पोस्टिंग पा गए। तो इस तबादले की सूची को लेकर मैं तो एक तो आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ तबादले के लिए तबादले किए गए या ये जेन्युइन है, और ये फिर अगर जेन्युइन है तो ये वायरस कहां से घुसा? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं पुलिस की लिस्ट के ऊपर टिप्पणी करूंगा, आईएएस की लिस्ट पर टिप्पणी नहीं करूंगा।
ये बहुत सोच समझ के जो ये कहा जा रहा है कि तबादले की वजह से तबादले किए गए, ऐसा नहीं है। 1 महीने का करीब समय लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए हैं, इन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन लिए हैं, समझा है, वरिष्ठता क्रम को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही उत्कृष्ट एक अधिकारी हैं श्री सुलखान सिंह, उनको डीजीपी नियुक्त किया है, उनके ऊपर भरोसा किया है। और मेरा ये मानना है कि डीजीपी का इस लिस्ट में काफ़ी से रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ेगा। अच्छा, आरपी पांडे को एसएसपी गोरखपुर किसने बनाया है, सुलखान सिंह ने या मुख्यमंत्री ने? की परफॉर्मेंस देखेंगे। ये देखिए, मैं इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करता। नहीं, आपने कहा ना कि बहुत से अच्छी थी, अच्छे अफसरों को पोस्ट किया गया, तो मैं कुछ अच्छे अफसरों का नाम आपको बताया ना। नहीं, बहुत से ऑफिसर्स जो आपने कहा था शुरू में, डायरेक्ट ऑफिसर्स को चांस दिया गया है। अब उनको ये साबित करना है कि वो अपनी काबिलियत को प्रूव करें, ईमानदारी से काम करें। थानों का जो ऑक्शन होता है, जो भ्रष्ट आचरण शुरू हो जाता है, अगर कोई एसपी ज़िले में ईमानदार बैठा दिया जाता है तो 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं पुलिस संबंधी। मेरा ये मानना है स्पष्ट। तो मैं समझता हूँ कि नए ऑफिसर्स जाएंगे फील्ड में, अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छी इमेज इस समय बन रही है। और मैं समझता हूँ कि फ्री हैंड मिलेगा, और अगर फ्री हैंड मिला तो बहुत अच्छा कार्य इस सरकार में होगा। ये जो ताजी लिस्ट है जैन साहब, आप मानते हैं कि पॉलिटिकली ट्रांसफर्ड की लिस्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं इसके पीछे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लिस्ट बहुत अच्छी है। देखिए, 2-3-4 नामों पे हमेशा विवाद हो सकता है, और पर एक बात मैं जानता हूँ, जब बड़ी टाइट कंट्रोल रहता है, ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, तो बहुत से लोग जिनको हम तथाकथित दागी छवि का कहते हैं, वो भी अच्छा डिलीवर करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने से परहेज करते हैं। एक बात मुझे बताइए कि ये लोग कैसे एंट्री पा जाते हैं, इनका जुगाड़ क्या रहता है? आप तो आप तो डीजी के पद पर लंबे समय तक रहे, आपका अनुभव क्या कहता है इन लोगों के बारे में? इनके पास क्या चमत्कारी बूटी जड़ी रहती है ऐसी? आज तो खुलकर बोलने का वक्त है जैन साहब। मैं एक बात आपको बताऊं, नहीं, मैं हमेशा पहले भी जब सर्विस में था तब भी बोलता था खुल के। मैं एक बात कहूंगा कि आज की समय में जो आईपीएस की वैकेंसीज हैं और जो ऑप्शंस हैं डीजीपी के सामने, गवर्नमेंट के सामने, बहुत बार ऐसा होता था कि कोई डीआईजी रेंज, आईजी जोन, किसी ज़िले का एसएसपी छांटने से भी ढूंढना मुश्किल रहता था। तो बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं कि कमी को देखते हुए काडर में, ये हकीकत है, चाहे इसको कोई माने कि ना माने। तो बहुत सी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पोस्टिंग्स की जाती हैं। पर मैंने बहुत समय के बाद एक अच्छी लिस्ट देखी है जिसमें यंग अच्छे ऑफिसर्स को तरजीह दी गई है, और मैं समझता हूं कि अब उनके लिए समय आ गया है कि वो अपनी वर्थ प्रूव करें, वो इधर उधर पॉलिटिशियंस के इशारे पे ना चलना शुरू कर दें, ईमानदारी से काम करें, एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध कार्य करें, जो कानून अपने हाथ में लेने के कुछ एलिमेंट्स प्रयास करते हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। ऑलराइट जैन साहब, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आऊंगा। आपने लिस्ट को अप्रूव कर दिया है, बाकी लोगों की यहाँ राय अलग अलग है। द डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कौन कौन से ऐसे दागी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मलाईदार पोस्टिंग का जुगाड़ कर लिया है, उनके नाम भी खुलने बाकी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं और वो नाम बताते हैं। हेमंत तिवारी तैयार है, एसपी सिंह भी तैयार है। वापसी पर बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बम्पर तबादले हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलेगी और क्या ये लोग काम करके दिखाएंगे?
क्योंकि कुछ ऐसे वायरस भी इस लिस्ट में घुसे हैं जिनको लेकर एक बड़ी चर्चा भी है। लेकिन कमोबेश पैनल की राय ये है कि उसमें से पैनल में जो बाकी लोग हैं उनकी एक राय है कि इसमें से कमोबेश ये लिस्ट पहले के मुकाबले ज़्यादा ठीक है। अब कुछ लोग तो सिस्टम में घुस ही जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि 38 जिलाधिकारी, 39 पुलिस कप्तान बदले गए हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अनुभवहीन हैं, कुछ अनुभव हैं और कुछ को बहुत बड़ा वाला अनुभव भी है। हर तरह के अनुभव के लोग इसमें सम्मिलित हैं। और अभी हम आप जब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पीछे से हो सकता है कि लिस्ट और आ रही हो, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अभी भी गृह विभाग खुला हुआ है और उत्तर प्रदेश का नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जहां से IAS अधिकारियों का तबादला होता है, अभी खोल कर रखा गया है। तो उम्मीद करिए कि अभी जब डिबेट खत्म होगी तो हो सकता है कि कुछ और खबरें भी इस विषय में मिल जाएं कि कौन कौन कहां पोस्ट हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के इस बहुप्रतीक्षित तबादले को लेकर तमाम आरोप भी इस डिबेट में लगे। सलम त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम आरोप भी लग गए। जैसे कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि साहब ये कोई विवेकानंद फाउंडेशन है वो लिस्ट बनाती है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, सूर्य प्रताप सिंह ने ये बात कही कि नीतियों का पालन नहीं किया गया, ये ट्रांसफर कन्वीनियंस पॉलिटिकली रहा इसलिए। देखिए, बहुत अजीब लगता है ब्रजेश जी, मैं तब से सुन रहा हूँ। अभी एक वक्ता है, उन्होंने ये कहा कि जावेद अहमद साहब ने 1 महीने में बहुत अच्छा काम किया। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक काबिल और एक ईमानदार, पारदर्शी छवि वाला व्यक्ति बैठता है तो अच्छे अच्छे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ये बुचड़ खाने 3 महीने पहले क्यों नहीं बंद हो गए? ये एंटी रोमियो स्क्वाड 3 महीने पहले क्यों नहीं बन गया? या तमाम जो गुंडों को उठा के बांदा और ललितपुर की जेलों में फेंक दिया गया, जो माफिया यहाँ लखनऊ की जेलों में बैठ के हत्याएं कराते थे, ये 4 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? तो सबसे बड़ी बात है कि जो मुखिया है वो ईमानदार है, कर्मठ है, पारदर्शिता चाहते हैं। रही बात लिस्ट को, तो परसेप्शन की जो बात आ रही है, तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग परसेप्शन हो सकता है। अमिताभ ठाकुर को पिछली सरकार ने क्या बना दिया था? बलात्कारी भी बना दिया था, महाभ्रष्ट भी बना दिया था, न जाने क्या क्या बना दिया था। उनके खिलाफ मुकदमे भी लिख दिए गए थे। तो क्या आप उसको आधार मानते हैं? कोई अगर महाभ्रष्ट है, किसी के खिलाफ सजा हुई है, तो आपने कौन सा अमिताभ ठाकुर को कंधे पे बिठा लिया? ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस लिस्ट को जाति या मजहब की लिस्ट से मत देखिए। आप इसको किसी फाउंडेशन या इसकी जो बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, हाँ, ये गंभीर बात है। ये क्या है, मसला क्या है? ये देखिए इनकी किस बात की कांग्रेस कुंठा के है साथी है, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, अब बहुत मैंने कहिए। लेकिन इन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो कि बहुत अपने आप में अजीब लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये सूची तैयार की है और निश्चित तौर पर आम आदमी का कैसे भला हो, आम आदमी को कैसे इंसाफ मिले, इस दृष्टि से ये पूरी सूची तैयार की गई है। और ऐसा नहीं है, आप देखिए उठाकर दुर्गा शक्ति नागपाल थी, ईमानदारी से काम कर रही थी, पिछली सरकार में सस्पेंड किया गया। तो अब क्या आप उनको भ्रष्ट मान लेंगे? क्या उनको आप बेईमान मान लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो शख्स बैठा है वो ईमानदारी से काम करना जानता है, वो कर्मठ है, वो परिश्रम करना जानता है और समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। तो आपके जो शख्स सुबह है कि 2 नामों को लेकर नीति का पालन क्यों नहीं किया फिर? जैसा नहीं, कौन सी नीति आप चाहते हैं? ये नीति क्या, ये नीति क्या कोई और कोई तैयार करेगा? मुख्यमंत्री के तौर पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको पता है कि नीति क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, उनको पता है कि कैसे। और रही बात कि 2 साल का मौका, तो देखिए आप 2 साल का बाद ये सवाल पूछिएगा कि किन अफसरों का 2 साल बाद तबादला किया गया। अभी सरकार को 30 दिन हुआ नहीं। मुख्यमंत्री को अधिकार है कि अपनी टीम बनाए, मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपने जिला कप्तान किसको बनाए। मुख्यमंत्री कहां बना रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत तो कह रहे हैं फाउंडेशन है कोई। बहुत से ऐसे आरोप लगा सकते हैं। दिल्ली का भी चुनाव आया, अभी एमसीडी का देखिए इलेक्शन वहां उन्होंने देखा है। उत्तर प्रदेश में जिस पर आरोप लगाते रहे उसी के साथ बाद में इन्होंने गठबंधन भी कर लिया, तमाम तरह के इल्जाम। 7 सीट जीत कर आए। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो जनता देख रही है। कुल मिलाकर मेरा निवेदन इतना है कि जैसे अभी हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहने लगे कि जाति का मतलब है। मैं ये कहता हूं आप जाति की दृष्टि से किसी फैसले को क्यों देखते हैं? कल छुट्टियों को लेकर कुछ लोगों ने जाति और मजहब की बात शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन वो इस प्रदेश की जनता के हित में होगा। और इसलिए मुख्यमंत्री छोटी सी बात बता दीजिए कि एसएसपी सहारनपुर, एसएसपी नोएडा चले गए, एसएसपी नोएडा लखनऊ आ गए, डीएम कानपुर लखनऊ आ गए, एसएसपी गाजियाबाद लखनऊ, एसएसपी गाजियाबाद लखनऊ आ गए। आप एक चीज देखिए, ये प्रशासनिक तबादलों का मतलब, या तो अगर वो असक्षम अधिकारी थे
तो वो साइड लाइन होते, उनको जिला न दिया जाता। लखनऊ का डीएम कहीं और का डीएम हो गया, कानपुर का डीएम लखनऊ का डीएम हो गया। आप हमें बता दीजिए कौन सी नीति है, कौन सा नियम है और कौन सा तबादला है। मुख्यमंत्री आपसे पूछ कर करे तबादला? बिल्कुल नहीं करे। कांग्रेस से कंसल्ट करें, या तो कांग्रेस से पूछें, लिस्ट आपके पास, इनके पास भेजी जाए। बहुत अजीब बात है भाई, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, ये चाहते हैं कि ये तय करे कौन कहाँ पोस्ट होगा। विशेषाधिकार होता आप है। तय करोगे क्या? आपको अगर कभी भविष्य में शायद हम ये मतलब मुझे नहीं लगता है चाहते, कभी लेकिन मिलेगा, अब साथ पर में आपको फिर भविष्य में सरकार चलाने का भी कभी सिद्धांत मौका का मिलेगा जामा मत तो आप भी पहनाइए अपने ना उस चीज ख्वाब को। पाल नहीं, लीजिए। आप ये क्यों चाहते हैं कि लिस्ट आप बनाएं? लिबर्टी दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को नहीं, ट्रांसफर हेमंत जी, करने के हेमंत पहले जी, कांग्रेस के हेमंत लोगों जी, से प्लीज, परामर्श करिए। मुझे हैरानी है, बहुत प्लीज, है, प्लीज। आप लेकिन हेमंत तिवारी से तो पूछ ले। पूरी कांग्रेस ए, मैं सब मेरा सवाल। हेमंत तिवारी से तो पूछ ले जो ठाकुर बामन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाई हेमंत तिवारी से तो पूछ ले जो ठाकुर बामन कर रहे हैं, जी। हमसे ना पूछे। ठाकुर बाबन पे पूरी राजनीति की है, बिल्कुल करिए। कांग्रेस चुन चुन पहली के चीज। जाति उम्मीदवार अब आप रखती है। दूसरी बात भारतीय सुनिए। जनता पार्टी में अब आप से दूर दूसरी रहे। बात सुनिए। राजनीति इसी पर है। मसला नहीं, यहाँ एक मेरा सवाल ले भारतीय लीजिए जनता पार्टी किसी प्लीज, जाति और प्लीज, मजहब की सलत राजनीति जी, नहीं करती। सलत आप जी, छुट्टियों को देख सलत लीजिए, जी, आप प्लीज। तबादलों को देख लीजिए। ऑल राइट, कांग्रेस ये क्यों चाहती है कि तबादले की लिस्ट आप करें? आप कौन होते हैं भाई? सर सिद्धांत आप क्या चाहते हैं कि कानपुर का डीएम लखनऊ है, लखनऊ का कहीं जाए? आपसे क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे तय कर सकते हैं भाई? सिद्धांत का आपसे जामा पूछा क्या किसी ने? वो सिद्धांत का जामा तो नहीं पहनाएंगे ना। फिर ये तो ना बताए कि पारदर्शी नीति हो रही है। फिर ये तो आप कहें कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। भाई हमें अच्छा लग रहा है, हमें लखनऊ वाले को कानपुर, भाई हर कानपुर वाले को मुख्यमंत्री को अपना लखनऊ, ये अधिकार हमें है अपनी अच्छा, टीम हमारा बनाने का। विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री का आप विशेषाधिकार है, इसको वो अपनी टीम सैद्धांतिक तैयार जामा मत करे। पहनाइए। या तो आप सैद्धांतिक जामा पहनाइए, तो आप पारदर्शी नीति बताइए कि साहब इस नियम के तहत हमने या इस नीति देखिए, के तहत जिस हमने नीति के रखा। तहत तबादले और हो अगर रहे हैं, आपने नहीं जनता उनको रखा है, जान रही है, तो आप कहिए जनता उनको कि ये समझ हमारी रही है, marriage कांग्रेस of पार्टी को convenience सफाई है, देने की जो हम चाहेंगे कोई तरीका वो नहीं करेंगे। है। इनको कांग्रेस क्या पार्टी को प्रॉब्लम सफाई- है? वही मैं कह रहा इनको हूं, क्या प्रॉब्लम जनता है? खुश है, इन तबादलों से जनता खुश है। लोग जान रहे हैं कि किस पैमाने पर तबादले हुए हैं, अच्छे अधिकारियों को तैनात किया गया, और ये तो सबसे अच्छी बात है। ये तो सबसे अच्छी बात है। जिसको पत्थर मारे ब्रजेश जी, ये तो उसको सबसे अच्छी आप बात दौड़ा है। भेज दीजिए। तमाम ऐसे आप अफसरों कांग्रेस को को- प्लीज, जिनके ये नाम ले रहे हैं, सलम जी। अगर हम बदले की श्री भावना से सलम काम जी, करते नहीं, तो तमाम नहीं। अफसरों को अब अब दोबारा जरा काम हेमंत को करते मौका थे। देते हैं। यस, ये हेमंत गलत जी। बात है। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछे? कांग्रेस को कहने का अधिकार है। कम से कम उसके 7 विधायक हैं विधानसभा में, इसका ख्याल नहीं आपको नहीं, रखना आप चाहिए। किसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ा मजाक नहीं कर रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। हेमंत जी से भी पूछने और का सुनिएगा, अधिकार है ना कि जो सुनिएगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण कर नहीं रहे हैं जी, मैं ब्यूरोक्रेसी जवाब दे रहा में। हूं। आज अगर- की अगर आप डेट इनके में सवाल को पिछली follow करते हैं, मैं सरकार जवाब में दे रहा हूं। सारा हाँ। यादव मैं जवाब- अच्छा, एक मिनट रुकेंगे? ठाकुरवाद इनको चुप- ब्राह्मणवाद इनको- इनको चुप तो कराइए। नहीं, चुप ये है इस वो, देश चुप की है। वही अरे पॉलिटिक्स सर, मैं तो है। आपके सामने माफी चुप हूं, सर। साहब जी, ये वही सियासत है जहां राहुल गांधी मंच से खड़े होकर के स्वयं प्रतोदा को बढ़ाई कहते हैं। माफ कीजिएगा। खाली और राहुल गांधी कहते हैं। एक मिनट, हेमंत तिवारी मेरी- नहीं मेरी कह बात रहे इस सुनिएगा। मंच पर। मेरी बात खाली सुनिएगा। राहुल गांधी कहते हैं, हेमंत तिवारी अरे नहीं कह रहे साहब, हैं। आप हेमंत महात्मा पर गांधी व्यक्तिगत को आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, भाई? नहीं, तो राहुल गांधी पर व्यक्तिगत अरे लगा मैं रहे कह रहा हूं भाई, उन्होंने मंच कहा है, रिकॉर्डिंग है। अरे तो हेमंत महात्मा तिवारी गांधी क्या- को तेली हेमंत कहा गया है। तिवारी क्या off the आप क्या record बात कह करते रहे हो? हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट, थोड़ा धैर्य रख लें। वैसे कांग्रेस थोड़ा अधिक धैर्य रखना चाहिए इस वक्त। क्यों रखे भाई? नहीं, धैर्य? कांग्रेस देखिए, राजनीति राजनीति है धैर्य इसमें, रखे सुनिए। 27 साल से मेरी बात कहीं सुनिएगा। हमारा कोई अफसर नहीं। अरे 28 साल बेहाल, 32 साल बेहाल चलता रहेगा। सुनिए मेरी बात में दूसरी नहीं चीज नहीं, कह ऐसा रहा हूं। ऐसा कैसे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, बिना जाति गुणागणित के सत्ता की राजनीति नहीं संभव इस देश में इस वक्त। माफ कीजिएगा कोई कुछ कहे। नहीं, राहुल ये क्यों गांधी की चाहते क्या हैं कि गलती इनसे है? पूछ के लिस्ट बने क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पर थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए। क्यों उस भाई? पार्टी के लिए संघर्ष का समय बचा है। हम लोग ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात मैंने नहीं, क्यों आप कही? कमेंट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा। हमारे बहुत सात बहुत प्रिय सात- दोस्त हैं, मेरे सात अनुजवत विधायक हैं, हैं। और कांग्रेस पार्टी से मुझे बड़ा लगाव। उसकी जितनी सीटें कम होती हैं, मेरा दर्द बढ़ जाता है। सात विधायक भी हैं। मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, ये बात क्यों होती है? बात उत्तर प्रदेश में ये होती है कि अगर डीजीपी, मैं एक बात पहले कह दूं, सुलखान सिंह जैसे योग्य आईपीएस अफसर को डीजीपी बनाया गया, इसकी मैं खुले मन से तारीफ करता हूं। पिछले 30 वर्षों से उनकी कार्यशैली को जानता हूं, और आज की तिथि में उनके मुकाबिल उनकी योग्यता वाला डीजीपी वो बात छोड़िए, पुरानी हो गई। ये मैं ताजा इसीलिए लिस्ट के जो वायरस ताजा मैं हैं, बता रहा हूं। वायरस सा घुस गए ना, ये गंभीर प्रश्न जिन था। पे सब लोग परहेज कर रहे ब्रजेश हैं। जी, इस प्रश्न से ना आप बच सकते हैं ना मैं बच सकता हूं। यहां जानते हैं क्या सवाल उठता है? क्या? सवाल उठता है, अगर सुलखान सिंह छत्री हैं, डीजीपी बनाए गए, तो चीफ सेक्रेटरी को ब्राह्मण होगा। ये कैलकुलेशन होता है, जो सच्चाई है। सच्चाई से भागने की जरूरत नहीं है। और मैं बता रहा हूं, इस सूची में भी मैं सरकार की नीयत की तारीफ कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। सरकार बेहतर रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी, मैं बार बार कहता हूं, कल्याण सिंह वाली बात, कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा घोड़ा है जो अपने घुड़सवार के इशारे समझता है। और जिन्होंने लिस्ट बनाई, जैसा कि उन्होंने कहा, चाहे डीजीपी ने बनाई हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी ने सहयोग उसमें दिया हो, चाहे चीफ मिनिस्टर सब कुछ दिया हो, जातीय संतुलन ऑलराइट, इसमें सूर्य प्रताप है, जी, इसमें कोई सूर्य शक प्रताप जी, क्या जातीय संतुलन दिखा क्या?
किसी जाति विशेष का कोई संतुलन दिखा? हेमंत बार बार इस बात पे जोर डाल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता जातीय संतुलन की कोई बात ऐसी है, हो सकता हो, मैंने देखा नहीं उस दृष्टि से। लेकिन सारे नए जिला जो सीडीओस हैं, वो सीडीओ जिनको जिलाधिकारी बनना चाहिए था, उसमें जाति नहीं देखी गई, उनको जिलाधिकारी बनाया गया है। जो विशेष सचिव शासन से गए हैं, तमाम उसमें प्रमोटी अधिकारी भी हैं, वो भी गए हैं, हो सकता है उसमें कोई संतुलन की बात रही हो, लेकिन पूरा बैच जो सीडीओ था जिसको जिलाधिकारी बनना चाहते वो गया है, उसमें मेरे ख्याल में जाति वगैरह नहीं देखा गया। हाँ, इतना जरूर है कि पहले भी जातियाँ देखी जाती थी। मैं आपको दृष्टांत दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मुझे कमिश्नर बनारस बनाया गया था, और चूंकि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, वहाँ पे जो पूर्वांचल में ठाकुर ब्राह्मण ये चलता है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है। तो मुझे बताया कि मेरा पोस्ट तैनाती हुई, उसके बाद तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, मैं ज्वाइन करने जा रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो किसी ने बताया कि नहीं, वहाँ पे कोई ठाकुर या ब्राह्मण तैनात नहीं होगा। ये अब मैं नहीं जानता कि इसमें जाति का जरूर रहता होगा। जिला कौन सा था? बनारस। कमिश्नर कमिश्नर बनारस की बात हुई थी। तो लेकिन वहाँ तक मैं हेमंत की बात को मानता हूँ कि जब तैनातियाँ होती हैं, हो सकता है कि ये चीज़ रहती हो कि भाई इस जिले में संघर्ष जाती है, यहाँ इस धर्म का नहीं होना चाहिए। ये थानों में भी देखा जाता है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैराना है, कैराना में सामान्यतः मेरे पूर्व गए, मैं जिलाधिकारी 95 में रहा हूँ, सामान्यतः वहाँ पे मुस्लिम एसओ तैनात होता है, जो मुस्लिम बाहुल्य है, वही कंट्रोल कर पाता है, किसी और जाति का नहीं कर पाता। ये रहता है थोड़ा बहुत कंसिडरेशन, लेकिन वर्तमान परसेप्शन बना हुआ है। नहीं, रहता भी है थोड़ा बहुत कंसिडरेशन, ऐसी बात ना रहता हो, लेकिन ये कहना कि नितांत जाति और धर्म के आधार पर तैनाती होती है, वो नहीं। देखिए, एक बिंदु मैं क्लियर करना चाहता हूँ जिसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बात उठाई जावेद अहमद की बात। मैंने सुलखान सिंह की बात को गलत नहीं कहा। सुलखान सिंह 4 साल सीनियर हैं, उनकी तैनाती पूर्व में होनी चाहिए थी। उस सरकार ने भी गलती की, ये नहीं कहता हूं सरकार ने गलती नहीं की, सीनियरिटी का लिहाज नहीं किया, उनकी योग्यता का लिहाज नहीं किया, उनको नहीं बनाया। अब 5 महीने के लिए कौन सा सीनियरिटी जूनियरिटी? 2000 बैच के डीएम बने हुए हैं और 2012 बैच में भी डीएम बने हुए हैं। 12 बैच के डीएम और एक कोई 12 बैच के लोग बड़े जिले में हैं और 2000 बैच के छोटे जिलों में तैनात हैं। अब कौन सा, अब क्या रह गया? अब तो सीनियरिटी और जूनियरिटी वर्ड भूल जाइए। अरविंद जैन के पास चलते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। जैन साहब, एक बात कही जा रही है कि जो ताजा लिस्ट है इसमें जातीय पैमाना बहुत देखा गया है, ऐसा कुछ है क्या? और दूसरा सवाल है आपसे कि अब क्या सीनियर और जूनियर का भेद छोटे और बड़े जिलों को लेकर खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता, जो मैंने लिस्ट देखी है जी, मैंने कोई बहुत गहन अध्ययन तो नहीं किया है, पर मैं समझता हूँ किसी जाति विशेष के विरुद्ध कोई द्वेष भावना से पोस्टिंग्स नहीं हुई हैं। सब अच्छे अधिकारी हर कास्ट के एकोमोडेट किए गए हैं। नई नई गवर्नमेंट है, बहुत से डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिवली लेने पड़ते हैं। कुछ अधिकारियों के हित में होता है कि उनको एक ज़िले में ज़रा सी अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो उनको शिफ्ट कर दिया जाए। ये मैंने इस गवर्नमेंट में देखा है कि ऐसे ऑफिसर्स को डंप नहीं किया गया है, उनको बहुत अच्छी तरीके से बड़ी बाइज्जत उनको रिहैबिलिटेट किया गया है। सहारनपुर से अगर लव कुमार हटाए गए हैं, मैं नाम लिए ले रहा हूँ, मैं लेना नहीं चाहता था, तो उनको एसएसपी गौतम बुद्ध नगर बनाकर भेजा गया है, जिससे वो हतोत्साहित ना हो बिल्कुल भी और अपना कार्य करते रहें। तो ये एक अच्छी बात है। और बहुत से ऑफिसर्स का मैंने देखा है। क्या लव कुमार का तबादला पॉलिटिकली कोई कंपल्सन था इस सरकार के लिए? जैन साहब, कोई डंप करने की पॉलिसी नहीं रही है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत सी चीज़ें शासन में एडमिनिस्ट्रेटिवली होती हैं। कुछ ऑफिसर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। बहुत से लोग हैं, बहुत सी इसमें सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर इसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने जितने दिन वहाँ रहे, कार्य किया, अब वो दूसरे जनपद में जाएंगे, वहाँ पर कार्य करेंगे। दूसरा सवाल मैंने जो आपसे किया कि अब सीनियर और जूनियर का भेद खत्म हो गया है, ये क्यों नहीं ध्यान दिया जाता इस पर पोस्टिंग के दौरान? ये एक अनफॉर्चुनेट है। ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जो कुछ सालों से आ गया है। पहले कवाल डिस्ट्रिक्ट्स जो होते थे, इनमें सिलेक्शन ग्रेड के ही एसपी रखे जाते थे, सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता था।
कभी कभी इसका वायलेशन हो जाता है, पर मैं समझता हूँ कि एक सही दिशा में चीज़ें चल रही हैं। और जैसा शलभमणि त्रिपाठी जी ने कहा, मैं इनकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ कि अच्छे कार्य हो रहे हैं और बहुत से डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं ये प्रदेश के हित में हैं। जो मैं तो इस पे भी कमेंट करना चाहूँगा, जो छुट्टियाँ कम की गई हैं, एक बिल्कुल तमाशा हो गया था छुट्टी को लेकर। ऐसी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको एक ऑफिसेस में, स्कूल्स में एक पढ़ाई जैन का साहब, माहौल आप पिछली होना चाहिए। हुकूमत में लंबे समय तक डीजीपी रहे, आपको तो एक्सटेंशन मिला भी, बड़े चर्चित अधिकारी के तौर पर रहे आप। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बड़े सवाल पिछली हुकूमत पर खड़े किए गए, आप तो डीजीपी रहे हैं, कोई ऐसा मौका आया जिसमें आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ हो कि आप डीजीपी हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरे सामने कोई ओकेजन नहीं आया। मैंने कम से कम ऐसा हर जगह जो स्टैंड लिया, उसको शासन ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम साथ रहे, सब लोग अधिकारी साथ रहे और मिलकर कार्य किया, और ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई कि मुझे उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। हाँ, ये अवश्य है कि ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में बहुत से ऐसे पोस्टिंग्स होती है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है कि इसकी पोस्टिंग होनी है। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें हो सकता है कि वो मेरी लाइकिंग का ना रहा हो और उसको भेजना पड़ा हो, पर अन्यथा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से तबादले की चर्चा है। यूपी में बम्पर तबादले अधिकारियों के हुए हैं और अभी हम आप जब चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है पीछे से कोई लिस्ट आ जाए, क्योंकि अभी भी गृह और नियुक्ति विभाग खुला हुआ है, तबादले होने वाले हैं। तो अधिकारी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। जो बहुत लंबे समय से बड़े बड़े जनपदों में बड़ी बड़ी मौज कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मुसीबत का वक्त आने वाला है। अब वो लखनऊ में अपने ठिकानों की तलाश कर लें, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट लगभग तय है और उनका हटाया जाना है। तो ब्यूरोक्रेसी में एक बात चल रही है कि जाएंगे सभी बारी बारी, हटना सभी को है। कोई आज हट जाए, कोई एक हफ्ते बाद हट जाए, लेकिन पिछले रिजीम के जो लोग अभी तक जमे हुए हैं उनको में से हटना तय है। अब वो कब हटेंगे एक अलग बात है। लेकिन हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं कि जो नए ब्यूरोक्रेट्स तैनात किए गए हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की है क्योंकि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जितनी स्ट्रांग लाइकिंग के साथ योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसएसपीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एचओडीज, इनके ऊपर काम का जिम्मा है जो उनकी योजनाओं को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी तक आधे जनपदों में ये लोग तैनात किए गए हैं, बाकी अभी आधे से ज़्यादा जनपद बाकी हैं, सेक्रेटरी और एचओडीज लेवल पर भी बाकी हैं। तो क्या ये कंधे इतने मजबूत हैं और क्या इनकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और ये इस मेरिट के अवसर हैं कि ये सरकार की उन योजनाओं की जिनका संकल्प पत्र में वादा किया था प्रधानमंत्री ने और अब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या ये पूरा करने की स्थिति में है? शलभमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता और यूपी सरकार की आज की डिबेट में नुमाइंदगी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनको पता है कि उनको कैसे जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि रात रात भर मुख्यमंत्री का सचिवालय खुला रह रहा है। तो जो अफसर तैनाती पाए उनको पता है कि उनको काम करना पड़ेगा और गरीबों के लिए जो एक मेरे मन में एक सवाल है, आप इजाजत दें तो? बिल्कुल आप पूछिए। ये जो समीक्षा बैठक है ये रात में 9 बजे या 6 बजे से शुरू होती, रात में 1 बजे तक होती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये समीक्षा दिन में ही कर ली जाए? क्या जरूरी है कि रात में 1 बजे तक आप समीक्षा करें? देखिए ब्रजेश जी, आप अपनी प्राइम डिबेट रात में 9 बजे करते हैं, 8 बजे, 8 बजे करते हैं, ये दोपहर में क्यों नहीं कर लेते? ये दोपहर में भी करते हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री का अपना मैं सवाल किया, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये होता है दिन में लोगों से मिलना होता है, जनप्रतिनिधि आते हैं। आप देखिए जनता दरबार जिस तरह से लग रहा है, क्या आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपने इस तरह जनता दरबार
लगते देखा कभी कि लोग आ रहे हैं? नहीं, शुरुआत में मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अखिलेश ने लगाया, बाद में राजनीतिक कारण थे ऐसा जी, बताया जो भी गया। कारणों पर नहीं हो पाया ना उस ढंग से, पर मुख्यमंत्री जी सुबह से मिलना शुरू करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से वो लोगों से मिलते हैं, उनके दरवाजे आम आदमी के लिए खुले पड़े हैं। दिन में जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं, बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, और शाम को उनका समीक्षा का वक्त है, वो समीक्षा कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे मंत्रियों को वो ये बताते हैं कि आप समझिए इस काम को कैसे करना है, क्योंकि तमाम मंत्रियों को प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी देने का उनका एक अपना एक तरीका है, और निश्चित तौर पे जो अफसर जिनके आप बात कर रहे हैं, उन अफसरों के ऊपर काम के साथ साथ अपने आप को साबित करने का भी निश्चित तौर पे दबाव होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री काम करने वाले हैं तो अफसरों को भी काम करना पड़ेगा। और जहां तक बात ये बार बार ये बात होती है कि जातिवाद और ये, तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 14-15 सालों में इस प्रदेश ने ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी है कि जब अधिकारियों की जाति देखकर उनकी तैनाती हुई है, इसी कुचक्र को हम तोड़ना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, एक कुचक्र और तोड़िए, दागी और वायरस वालों नहीं, का। मैं ब्रजेश जी वही कह रहा हूँ, तमाम मैंने देखा है कि दक्षिण भारत के अधिकारी होते हैं, जिलों में तैनात होते हैं, और जब उनके तबादले होते हैं तो सड़क पर जनता उतरती है। उनकी शायद जाति का 1% व्यक्ति भी जिले में नहीं होता, पर उनकी कार्यशैली होती है कि जनता उतरती, कहते हैं उनका तबादला मत कीजिए। तो क्या कोई जिस जाति का है उसे अपनी जात का ही आदमी काम करेगा? ऐसा नहीं, इस कुचक्र को हम तोड़ना चाहते हैं। ऐसा परसेप्शन यूपी में बन गया। अब इसी परसेप्शन को तोड़ना है, और इस परसेप्शन मुझे लगता है इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए सबका सहयोग एसपी चाहिए सिंह होगा। साहब, ये जो कंधे पहुंचे हैं जिलों में, उन पर सरकार की बड़ी उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है इनमें इतनी काबिलियत है कि सरकार के एजेंडे को ठीक से लागू कर पाएंगे? देखिए, इससे पहले एक बात मैं कर दूं, मन में कोई बात है खुलकर बोलिए। मैं तो खुल के ही बोलता हूं, मैं छुपाता नहीं हूं। देखिए, इस सरकार के पास एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत है, उसका प्रेशर है सरकार के ऊपर कि आपको डिलीवर करना है, और सरकार ने अपने संकल्पों से और वादों से अपने आप को बांध दिया है। रोजाना वादे हो रहे हैं, रोजाना संकल्प हो रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम ये डिलीवर करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, हम कोई गुंडे को बाहर नहीं रहने देंगे, सबको अंदर कर देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, हम गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो आपने वादों से बांध लिया अपने आप को, और वादों से बांधने का मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया आपके ऊपर। अब सरकार में इतना प्रेशर है कि उनको डिलीवर करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो परसेप्शन खराब होगा, संदेह लोगों को होगा। तो डिलीवर तो करना है सरकार को, और वो संकल्प जाहिर भी किया, अभी संकल्प ही जाहिर हुआ है, वादे हो रहे हैं, घोषणा हो रही है, रिव्यू थोड़ा बहुत चल रहा है, वो अपनी जगह पे है, और टेक ऑफ भी अच्छा किया, जिसको टेक ऑफ कहते हैं लोग। अब ये बात अलग है कि स्पीड कितनी होगी, और लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग में डेस्टिनेशन आप कह रहे हैं टेक ऑफ अच्छा किया, और आपने पहले राउंड में ये बात कही थी कि अभी भी बहुत से प्रमुख सचिव और ऐसे अधिकारी तैनात हैं जो दागी आ रहा हूं सरकार के सामने इस वक्त। तो आपने टेक ऑफ की बात भी कही, और वो लेकिन बोर्ड में वो लोग भी जहाज में बैठे हैं। मैं बताता हूं, देखिए, ये सही है, सरकार ने जो इकबाल बनाने की कोशिश की है, उसमें बहु बेटियों के साथ में छेड़खानी की घटनाएं रुकी है। लेकिन अगर ये कहें कि आप बलात्कार कम हो गए, अभी नहीं, अभी 10-11 बलात्कार प्रतिदिन है, जो पूर्व सरकार में भी थे, आंकड़े होम डिपार्टमेंट के उठा के देख लें। सामूहिक बलात्कार जो है वो इकबाल से खत्म होते हैं, क्योंकि आपने एक लड़की को पकड़ा, 4 बच्चे बलात्कार कर रहे हैं, इसका मतलब कानून का डर नहीं है। जो आपसी सहमति से एक 1-to-1 होता है, उसको मैं मान सकता हूं कि वो रुकना असंभव है, लेकिन सामूहिक, जैसे उन्नाव में हुआ कि 4 लड़कों ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया। इलाहाबाद हुआ, नहीं, उन्नाव में अभी परसों हुआ, इलाहाबाद में भी ऐसी, इलाहाबाद में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, मैनपुरी में, हाथरस में, अमरोहा, मेरे पास लिस्ट है पूरी बलात्कारों की, जो सामूहिक बलात्कार है। चूंकि सांप्रदायिक हो गया उन्नाव में, मेरा कहने का मतलब यह है सरकार कोशिश कर रही है। जो कोशिश क्यों कर रही है? जनमत का प्रेशर है। कोशिश क्यों कर रही है? संकल्पों में बांध रही है। नहीं, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो HODs हैं, आप, मैं पूछता हूं और आप घुमा देते हैं बात को। मैं घुमाता नहीं हूं, लेकिन फ्लो में निकल जाता है। हाँ, कहाँ बैठे हैं? मेरे ख्याल से अब वक्त आया कि ऐसे लोगों को योगी जी को बताया जाए कि कौन लोग हैं। हो सकता है उन तक सही सूचना ना हो। देखिए, नहीं, ऐसा बात नहीं होगी, ये सब पता होगा, सलभ जी को भी पता, सबको पता होगा। मेरा कहने का मतलब देखिए, सीबीसी की गाइडलाइन, मैं वहां से चालू करता हूं और आपको संकेत मिल जाएगा। सीबीसी की गाइडलाइंस ये है कि शासन के अंदर जो भी संवेदनशील पद हैं, जहां पे पैसे का लेन देन हो सकता है, संवेदनशील पद का मतलब यह है जहां भ्रष्टाचार की संभावना है। कुछ ऐसे पद हैं जहां भ्रष्टाचार की संभावना है ही नहीं, जहां भ्रष्टाचार की संभावना है, संवेदनशील है। और देखिए, सरकार में 20-25 पाताल विभाग दे दीजिए, वहां भी घोटाला कर लेंगे। वो बात अलग है। देखिए नलकूप विभाग में क्या हुआ, आप तो देखें। तो नलकूप विभाग तो संवेदनशील, पाताल के अंदर MI, वो बात सही कह रहे हैं। देखिए मेरे साहब, जिसको इन्होंने महाभ्रष्ट पाया अपनी जांच में, वो बना हुआ है, वो इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहा है नेक्सी में, वही डायरेक्टर, वही चीफ इंजीनियर।
मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं बताया? ये कंधे इतने मजबूत हैं जो अरे नए मैं ठीक- अफसरों- मैं मैं आ रहा हूँ। एक बात बताइए, हिट। नकल रोको अभियान का नकल रोक बंद होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा में, बंद ये हो गई? प्रधानमंत्री जी ने। बंद हो गई? अच्छा, बंद हो गई नकल, ठीक है फिर तो। इससे अगर कहने से बंद हो जाता अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है फिर तो। नहीं, ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ हाँ, प्रभाव अगर- पड़ा। अगर है बात, प्रभाव तो पड़ा। आप नाम चलिए, बताइए। अच्छी बात है, आप ये बात कह रहे हैं प्रभाव पड़ा। मेरा तो हमारा तो मानना है कि बहुत प्रभाव पड़ा लेकिन है। समय कम था। हाँ। अभी अगले साल देखेंगे कि वास्तव में इसका क्या टेक्नोलॉजी का यूज आप एक होना, अच्छी क्या होना। शुरुआत कह सकते हैं, अच्छा ये प्रयास जो कह नए सकते हैं। मैं उतनी बात मैं ग्रांट नए कर अफसर रहा हूं। पहुंचे हैं, इनके कंधे इतने मजबूत हैं कि ये जो जनता का की बड़ी एक्सपेक्टेशंस और चीफ मिनिस्टर पर जो मैंडेट का प्रेशर है परफॉर्मेंस का, ये पूरा कर पाएंगे? देखिए, नए अफसरों को इनकरेज अब ये न कहिए फाउंडेशन से आए हैं। नए अफसर, देखिए वो एक बार जो कहा उस पर मैं कायम हूँ। अब लेकिन जो नए अफसर हैं वो संविधान अनुरूप काम करेंगे और निश्चित तौर पर उन पर हमें सब लोगों को, सारी राजनीतिक जमात को और सारी मीडिया के लोगों को भी भरोसा है, क्योंकि ये नए अफसर हैं। 2007, 2002, 2005 या 12 बैच के जो अधिकारी हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी खत्म। इनके हाँ, ये एक नीतिगत, फिर से वहीं पे बात आ जाती। मैं एक नाम ले लेता हूँ, आपके सामने है स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री का कितना बड़ा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। अमित गुप्ता को हटा दिया, आपके सामने है। करेक्ट, आई डू एग्री। आप इस चीज को देखिए, अमित कौन सी गुप्ता- अमित कौन गुप्ता सी स्वच्छ नीति भारत है मिशन का और काम कौन नहीं सा है। नियम है, जरा हमें बता दीजिए, या कौन सा दागी है या क्या बागी है, और उसको हटा करके झांसी भेज दिया। अब आप बताइए, उसकी जगह जिस आदमी को ये लेकर के आए हैं, उस आदमी ने अगर कोई काम किया हो पहले से और काम की अगर डिलीवरी की हो तो आप बता दें। नहीं, मेरे ख्याल से उनको तो आप- एसडीएम का आप- पूरा आप- मतलब भी नहीं आप- पता आप- होगा। आप अगर एक इस नाम चीज मैं को ले दूं देखें, अगर आप हाँ, याद आप दें। प्लीज। मैं यहाँ पर नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं देखिए, एक मिनट। हाँ, एक नाम मैं लेता हूं। हाँ, लीजिए। उदाहरण के देखिए, लिए काफी से- कहने के बाद ये आ गया। मैं ले रहा हूं नाम हाँ, आपको। प्लीज। देखिए, प्रांजल यादव है, बनारस का डीएम रहा, अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की, उसकी तैनाती नहीं हुई है, हटा है वो। हो सकता है हो जाए आने समय में, ये मैं मानता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये, जातियों का कंसिडरेशन है। अभी कोई पूर्व में एक जाति विशेष के अत्यधिक तैनाती हुई, चुन चुन के तैनाती हुई। इस सरकार में उस जाति विशेष के लोगों को अछूत मान लिया गया, वो भी गलत मैसेज जाएगा। मेरा कहने का मतलब, मैं कोई आक्षेप नहीं Yes, लगा रहा। हेमंत जी प्लीज। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि जो अभी प्रतीक्षा सूची में है वो दंडित नहीं है। उनमें अगर कुछ काबिल होंगे तो उनकी तैनाती दे बिल्कुल, सकती है ओके। सरकार। इस सरकार की नीयत पे संदेह नहीं है। मैं तो खाली कह रहा था, ये जो कलाकार होते हैं, जिनकी कुछ खास अदाएं होती हैं, जिनको आपने कैसी वायरस अदाएं कहा, और कैसे कलाकार? ये तरीके निकाल लेते थोड़ा हैं। जनता को अरे बताइए, भैया, देखिए। ठाकुर बावन बनिया जात में बट जाते हैं। आप लोग ऐसे मुहावरे इनको में बात मालूम करते है। हैं तो जनता समझ नहीं और एक बात पाती। जान लीजिए, जनता समझ नहीं 510 ही पाती हैं। भाई कौन कलाकार। ब्रजेश भाई जी, हेमंत जी कौन कलाकार, कलाकार कई हैं। कैसे बताइए, जिनके- थोड़ा जनता को बताइए जिनके ना। कामों को, जिनकी बेईमानी को हाँ। जनता ने देखा है। कोई आदमी बहराइच का कलेक्टर रहा होगा, उसने वहां बेईमानी की होगी, जनता को नहीं पता है। इसका मतलब सरकार जनता को बेवकूफ बना तो रही उसको है। कहाँ भेजा आपने अभी? उसको आप कहीं भेज दीजिए, सरकार ने तो कहीं कहीं पोस्ट कर दिया। ये चीज देखनी चाहिए, नंबर एक। हाँ, ये बात है कि 510 ही आपके पास स्ट्रेंथ है। आप होनरफुली से आईएएस अफसर नहीं लाएंगे, आईपीएस नहीं लाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इंटीग्रिटी और उसकी जो खुद की पुरानी कार्यशैली हो, इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन एक बात आपने भी कही, मैं भी कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने भी कहा, शलभ जी ने कहा, जो नए अफसर्स को इन्होंने जिलों में भेजा है, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, ये अच्छा प्रयोग मैं है। अरविंद जैन से पास चलता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। जैन साहब, मेरा आपसे सवाल है, अंतिम सवाल है, अब डिबेट के हम लोग लास्ट राउंड में हैं। ये जो नए कंधे जिलों में पहुंचे हैं, इन पर बहुत भारी दबाव है, परफॉर्मेंस का, सरकार का दबाव है, मैंडेट का दबाव है, चीफ मिनिस्टर का दबाव है, और हमारे आप जैसे लोगों का भी दबाव है, जो अपनी डिबेट्स और अपनी खबरों के जरिए जनता में रायशुमारी करते हैं। तो क्या आपको लगता है ये इतने मजबूत कंधे हैं कि ये परफॉर्म कर पाएंगे? इनमें इतना अनुभव है? बिल्कुल है। मैं बहुत आशावादी हूँ और मेरा मानना है कि ये सब आईपीएस की 1 साल की बड़ी रिगरस ट्रेनिंग करके आए हैं। सबको एक समान ट्रेनिंग मिलती है, इनको ज़िलों में भी ट्रेनिंग मिली है। इनमें से बहुत से एसपी सिटी, एसपी आरए रहे हैं, सर्किल्स का चार्ज होल्ड किया है और ये फील्ड में जाकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये चीज़ें देखिए ऊपर से परकुलेट करती हैं, और जब ऊपर से ये सिग्नल रहेगा कि आप ईमानदारी से काम करिए, राजनीतिक दबाव के सामने मत झुकिए, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करिए, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब इस पॉलिसी पे काम होता है तो ना दंगे होते हैं। अच्छा, आप डीजीपी थे तो इस पॉलिसी पे काम किया था आपने, जो अभी आप बता रहे हैं? जानती है
नहीं नहीं, मैं देखिए मैं इस टर्म की आपकी बात हो रही है कि इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जैन साहब। मेरे पास वक्त का अभाव है, आपके साथ फिर दोबारा कभी जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। और आप सबसे बात करने का अनुभव जो है हमेशा बड़ा सुखद और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी दिलचस्प डिबेट को लगातार देखने के लिए। धन्यवाद।